नमस्कार बच्चों, मैं मनसाराम धुर्वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल से। बाजार का अर्थ, बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से ना होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता फैले होते हैं। उनमें स्वतंत्रता प्रतिस्पर्धा होती है और इसके परिणाम स्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र से उस वस्तु की कीमत एक ही होती है। परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाजार की अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। क्षेत्र के आधार पर प्रोफेसर क्रोनो बाजार शब्द से अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता है जहां की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र आदान प्रदान हो कि समान वस्तुओं के मूल्य शीघ्रतापूर्वक होने की प्रवृत्ति। प्रोफेसर एली के अनुसार बाजार से हमारा तात्पर्य है उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें किसी वस्तु विशेष के मूल्य का निर्धारण करने वाली विभिन्न शक्तियां स्वतंत्रता पूर्वक क्रियाशील होती है। बिंदु बी, व्यक्तियों के समुदाय के आधार पर प्रोफेसर सिजविक के अनुसार बाजार मनुष्यों के उस समूह या समुदाय को सूचित करता है जिसमें परस्पर उस प्रकार का वाणिज्यिक संबंध हो कि प्रत्येक को सुगमता पूर्वक यह पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर किन वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करता है। सी बिंदु, स्थान एवं वस्तु के आधार पर प्रोफेसर चैंपमैन के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं किंतु उसका आशय एक या अनेक क्रेताओं और से है जिसमें परस्पर प्रतियोगिता होती है। बिंदु डी, अवस्था के आधार पर प्रोफेसर जेके मेहता बाजार शब्द से आशय उस अवस्था से है जिसमें कोई वस्तु उस स्थान पर जहां पर कि वह बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाए कोई मांग रखती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र में बाजार का आशय एक वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है जिसमें स्वतंत्रता और पारस्परिक प्रतियोगिता हो जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का बाजार में एक समय पर एक ही मूल्य। बिंदु एक, क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं अपितु उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता फैले हुए रहते हैं। वर्तमान युग में यातायात या संचार के साधनों का इतना विकास हुआ है कि एक व्यापारी अपने स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थानों से व्यापारियों के साथ सौदे कर सकता है। उन्हें एक स्थान पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज सारा परिवार, सारा विश्व एक परिवार के रूप में विकसित हो रहा है तथा वैश्विक परिवार ग्लोबल फैमिली के अवधारणा
विकसित होती जा रही है। बच्चों, हमने अर्थशास्त्र में बाजार संबंधी अध्ययन किया। इसमें वर्तमान युग में व्यापारी एक स्थान से संपूर्ण देश में विभिन्न स्थानों के माध्यम से अपना व्यापार एक सुगम स्थान पर बैठ करके अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु, एक वस्तु। साधारणतः बाजार में कोई वस्तु का क्रय विक्रय हुआ करता है, किंतु अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वह एक वस्तु का होता है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग बाजार में होता है। बच्चों, बाजार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुएं बेची जाती है। क्रेता विक्रेताओं के बीच में क्रय विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार से एक वस्तु का बाजार अलग अलग होते हैं। क्रेता एवं विक्रेता बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है। यदि केवल क्रेता और विक्रेता ना हो तो माल किससे खरीदेंगे, और यदि क्रेता ना हो और विक्रेता हो तो माल किसे बेचेंगे, यह समस्या पैदा हो जाती है। अतः क्रेता और विक्रेता दोनों का ही बाजार में आवश्यक है। बच्चों, बाजार में क्रेता विक्रेता दोनों का होना अत्यावश्यक है, जिसके माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय होता है। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार में वस्तुओं की अधिक क्रेता एवं विक्रेता होने के साथ साथ उनमें परस्पर स्वतंत्रता प्रतियोगिता होना आवश्यक है। तभी बाजार में वस्तुओं का मूल्य समानता की प्रवृत्ति होगी। समाज क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य प्रायः समान रहना चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं में आपस में कोई ठहराव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का सामान्य मूल्य। बाजार में वस्तुओं का एक मूल्य होना चाहिए। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता के कारण समाज क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य समान रहता है। बाजार के प्रकार। बच्चों, बाजार के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। अब क्षेत्र, स्थान, भौगोलिक दृष्टि से बाजार। स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष तक सीमित रहते हैं तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार होता है। साधारणतः शीघ्र नष्ट होने वाली या नाशवान वस्तु जैसे दूध, दही, साग, सब्जी, फल आदि तथा भारी एवं कम मूल्य वाली वस्तुएं जैसे ईंट, रेत, पत्थर आदि स्थानीय बाजार होता है। प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार जिन वस्तुओं का क्रेता एवं विक्रेता किसी प्रांत या क्षेत्र विशेष तक फैले होते हैं, उनके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय उसी प्रांत तक
सीमित रहता है तो उन वस्तुओं का बाजार प्रांतीय बाजार कहलाता है। जैसे लाख की चूड़ियां, पगड़ी, अंगरखा आदि का बाजार राजस्थान तक ही सीमित है। तो बच्चों, आपने प्रांतीय या राज्य स्तरीय बाजार के संबंध में आपने समझा। राष्ट्रीय बाजार जिस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हो, उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे धोती, गांधी टोपी, कांच की चूड़ियां आदि के बाजार संपूर्ण देश में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने राष्ट्रीय बाजार के संबंध में उदाहरण एवं क्रेता विक्रेता के संबंध में अध्ययन किया। अब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार, जिन वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेता सारे विश्व में फैले रहते हैं, तो उन वस्तुओं का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, पेट्रोल, चाय, मशीन, दवाइयां आदि का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है। बिक्री की दृष्टि से या कार्यात्मक बाजार, बिक्री की दृष्टि से कार्य के अनुसार बाजार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मिश्रित या सामान्य बाजार। मिश्रित या सामान्य बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। जैसे हाट, मंडी या गांव के बाजार इसके प्रमुख उदाहरण है। इनमें किसी एक वस्तु की बिक्री ना होकर के अनेक वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। बच्चों, मिश्रित बाजार में इस प्रकार की जो बिंदु आपने देखा कि सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। इसका बाजार ग्रामीण क्षेत्र में हाट है, मंडी है, गांव के बाजार प्रमुख उदाहरण है। विशिष्ट बाजार, विशिष्ट बाजार उसे कहते हैं जिसमें किसी एक वस्तु या उसके किसी प्रकार एक रूप ही क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे सब्जी का बाजार, सराफा बाजार, अनाज मंडी आदि। बच्चों, विशिष्ट बाजार जैसे बाजार में सब्जी का बाजार अलग होता है, सराफा बाजार अलग होता है, अनाज मंडी अलग होता है। अलग अलग प्रकार के बाजार, इनका महत्वपूर्ण एक विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आता है। नमूना का बाजार, जब किसी वस्तु का नमूना सैंपल बताकर क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे नमूने का बाजार कहते हैं। इसी प्रकार से बाजार में क्रेता विक्रेता अपना माल दुकान में नहीं रखना पड़ता है,
माल का सिर्फ थोड़ा सा नमूना रख करके उचित भाव से उसका क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार के बाजार हमको आजकल मार्केट में बहुत देखने को मिलता है। ग्रेडिंग श्रेणी द्वारा बिक्री का बाजार के पूर्ण रूप से विकसित होने पर माल की बिक्री ग्रेडों द्वारा होने लगती है। बाजार में वस्तु की किस्में को कुछ श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है और प्रत्येक श्रेणी को अलग अलग नाम दिया जाता है। नामों का उल्लेख करने से क्रेता को उस वस्तु की किस गुण आदि का ध्यान आ जाता है। इस प्रकार से श्रेणी बताकर उस वस्तु का क्रय विक्रय सौदे तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के बहुत प्रकार के गेहूं है। सरबती है, 147 है, लोकमन है। तो इस प्रकार से गेहूं के विभिन्न किस्म है जो श्रेणी के अनुसार बाजार में बेची जाती है। इसे हम ग्रेडिंग या श्रेणी द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं। ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, जब किसी वस्तु के रंग, रूप, गुण एवं आकार के आधार पर एक व्यापार चिन्ह निश्चित कर दिया जाता है तथा उसी ट्रेडमार्क या चिन्ह के आधार पर उसकी बिक्री की जाती है तो उसे ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार के नाम से पुकारा जाता है। जैसे गाय छाप साबुन, ब्राह्मी आंवला तेल, सनलाइट साबुन आदि इसके उदाहरण है। ट्रेडमार्क की कोई नकल ना कर सके, इस कारण इसे रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है। तो ट्रेडमार्क में मार्क द्वारा बिक्री बाजार में इस प्रकार से वस्तुओं का बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है। फुटकर बाजार, जहां किसी वस्तु का क्रय विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जाता है उसे फुटकर बाजार कहते हैं। फुटकर बाजार से उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा पूर्वक थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। तो फुटकर बाजार में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। थोक बाजार, जिस बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय बड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों के लिए किया जाता है, उसे थोक बाजार कहते हैं। जैसे कपड़ा बाजार, बर्तन का बाजार आदि थोक के बाजार के अंतर्गत आते हैं। समय की दृष्टि से समय अनुसार बाजार, अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार, इस प्रकार के बाजार थोड़े समय के लिए इनका समय 2.4 घंटे से लेकर 1.2 दिन तक का हो सकता है। इसमें वस्तुओं की पूर्ति या प्राय निश्चित रहती है। मांग के बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है अतः वस्तु की मांग के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण होता है। उदाहरण दूध, ताजे फल, साग सब्जी, अंडे आदि इसी प्रकार की वस्तुएं
जिनका बाजार अल्पकालीन बाजार होता है। तो बच्चों, अल्पकालीन बाजार में जो जो साग सब्जियां हैं, ताजे दूध है, ताजे फल है, ये इनका आगे खराब होने की स्थिति रहती है। इसीलिए इन दैनिक बाजार के अंतर्गत इन वस्तुओं का क्रय विक्रय बाजार में किया जाता है। अल्पकालीन बाजार, इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं की पूर्ति घटाने अथवा बढ़ाने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है, किंतु इतना अधिक समय भी नहीं मिलता है कि वस्तुओं की मांग के अनुरूप पूर्ति बढ़ाई जा सके। इस कारण ऐसे बाजार की मांग का प्रभाव पूर्ति से अधिक होता है। उदाहरण, मिठाई आदि का बाजार अल्पकालीन बाजार है। दीर्घकालीन बाजार, इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं की पूर्ति को मांग के अनुरूप घटाने या बढ़ाने के पर्याप्त समय मिल जाता है। यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन अपने कारखानों में 2 पारी में मजदूरों से काम कराकर उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार मांग पूर्ति में संतुलन हो जाता है। टिकाऊ एवं सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली वस्तुओं का बाजार दीर्घकालीन बाजार कहलाता है। बच्चों, दीर्घकालीन बाजार जिन वस्तुओं की पूर्ति मांग के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और उत्पादन के नए कारखाने स्थापित कर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं, तथा जिनके मूल्य में भी लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं के बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, मशीनें आदि के बाजार निरपेक्ष होते हैं। इनमें वस्तु के मूल्य निर्धारण में पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है। तो बच्चों, दीर्घकालीन बाजार बहुत लंबा समय का होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करके और वस्तुओं का क्रय विक्रय बाजार में लंबा समय तक किया जा सकता है। प्रतियोगिता की दृष्टि से पूर्ण बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तथा उस वस्तु का मूल्य सर्वथा एक समान होता है, तो उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। इसे बाजारों में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। उन्हें बाजार में वस्तु का मूल्य पूर्ण ज्ञान होता है। यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सभी जगह एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्यवहार में पूर्ण बाजार काल्पनिक है तथा वास्तविक जीवन में यह नहीं पाया जाता है। अपूर्ण बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, वरन एक ही वस्तु के अनेक मूल्य पाए जाते हैं। क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। उन्हें वस्तु के मूल्य का ज्ञान ना हो तो
ऐसे बाजार को अपूर्ण बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार, जब किसी वस्तु की पूर्ति पर किसी व्यक्ति या संस्था विशेष का पूर्ण नियंत्रण होता है, वही वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। जहां वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होती है, ऐसे बाजार को एकाधिकारी बाजार कहते हैं। एकाधिकारी बाजार में वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है और अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए एकाधिकारी कीमत सदैव ऊंची रहती है। जब किसी वस्तु की पूर्ति पर अधिकार सरकार का हो तो सार्वजनिक एकाधिकार कहते हैं। वैधानिक दृष्टि से बच्चों, वैधानिक दृष्टि से बाजार निम्न दो प्रकार के होते हैं। वैध या उचित बाजार, जिस बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित नीति एवं उचित मूल्य पर किया जाता है, उसे उचित बाजार कहते हैं। बच्चों, उचित बाजार उस बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों उचित मूल्य द्वारा किया जाता है। वह बाजार वर्तमान में आप हम बड़े पैमाने में अनुभव एवं उसी के आधार पर वर्तमान परिवेश चल रहा है। वैध या काला बाजार, जिस बाजार में कानून का उल्लंघन करके वस्तुओं का छिपाकर ऊंची कीमत पर बेची जाती है, उसे काला बाजार या चोर बाजार कहते हैं। इसमें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है और वास्तविक उपभोक्ताओं को वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है। प्रश्न 1, बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, स्थानीय बाजार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 3, प्रांतीय बाजार के विषय में लिखिएगा। बाजार के प्रकार लिखिए।